हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस में। आज के इस वीडियो में हम रिसेंट ईयर्स के एसएससी और आरआरबी एग्जाम्स में पूछे गए सेलेक्टिव टॉप 50 मिक्स्ड स्टैटिक जीके एमसीक्यूज लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम राइट आंसर के साथ रॉन्ग ऑप्शंस और क्वेश्चंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। In which state or union territory is Losar celebrated to mark the start of a new year in that region? लोसार की स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है। सही जवाब है लद्दाख। लोसार एक ट्रेडिशनल तिब्बतियन न्यू ईयर है जो तिब्बतियन लूनर कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर के एंड या जनवरी के शुरू में मनाया जाता है। ये 4 रीजन्स में मनाया जाता है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख पर लोसार का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है क्योंकि यहाँ तिब्बतियन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और इसलिए लोसार को लद्दाख का ऑफिशियल न्यू ईयर फेस्टिवल भी माना जाता है। अब लद्दाख के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में भी बात करते हैं। पहला है हेमिस फेस्टिवल। ये लद्दाख का सबसे मशहूर मोनेस्ट्री फेस्टिवल है जो हेमिस मोनेस्ट्री में मनाया जाता है। यहाँ मॉन्क्स कलरफुल मास्क पहनकर डांस परफॉर्म करते हैं। मोनेस्ट्री मतलब एक ऐसी रिलीजियस जगह जहाँ बुद्ध या किसी भी धर्म के साधु एक साथ रहकर स्पिरिचुअल लाइफ व्यतीत करते हैं। अगला फेस्टिवल है दोसमोचे फेस्टिवल। ये ले और लीकर मोनेस्ट्रीज में मनाया जाता है। अगला है सिंधु दर्शन फेस्टिवल। यह फेस्टिवल सिंधु नदी को सम्मान देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और यूजुअली गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये फेस्टिवल देश की यूनिटी और हार्मनी को सिंबलाइज करता है। इसके अलावा एक यूनिक फेस्टिवल है माथो नागरंग। माथो मोनेस्ट्री में 2 मॉन्क्स को ओरेकल माना जाता है जो फेस्टिवल के दौरान लोगों के फ्यूचर प्रेडिक्शंस देते हैं। ओरेकल मतलब एक ऐसी व्यक्ति जिसके पास स्पिरिचुअल पावर्स होता है और वो फ्यूचर के बारे में बता सकता है। लोसार फेस्टिवल के बाद लद्दाख का एक और खास फेस्टिवल शुरू होता है जिसका नाम है स्पितुक गस्तोर। ये स्पितुक मोनेस्ट्री में होता है जहाँ मॉन्क्स काले और पीले रंग के मास्क पहनकर डांस करते हैं। आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ लाहौल स्पीति, किन्नौर और धर्मशाला में लोसर सेलिब्रेट होता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग में मोनपा ट्राइब्स लोसर को अपनी पुरानी परंपराओं के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सिक्किम में तिब्बतियन बुद्धिस्ट लोग लद्दाख की तरह ही तिब्बतियन लूनर कैलेंडर के हिसाब से लोसर को सेलिब्रेट करते हैं। तो उम्मीद है इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला आपको लोसर और लद्दाख के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, व्हाट इज पियत्रादुरा? मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर में पियत्रादुरा क्या होता है? इसका सही जवाब है डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइंस मेड ऑफ सेमी प्रेशर स्टोन्स। अब पियत्रादुरा को समझते हैं। मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर में एक बहुत ही खूबसूरत और फाइन आर्ट स्टाइल मिलता है जिसे पियत्रादुरा कहा जाता है। मार्बल के अंदर छोटे छोटे सेमी प्रेशर स्टोन्स को फिट करके फूल पत्ती जैसे डिजाइन्स बनाया जाता है जिसको स्टोन इनले वर्क भी कहा जाता है। ये ताजमहल, आगरा फोर्ट और इत्माद उद्दुल्ला जैसे मोन्यूमेंट्स में देखने को मिलता है। तो याद रखिए, पियत्रादुरा मतलब मार्बल में सेमी प्रेशस स्टोन्स का इनले वर्क और ताजमहल इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका आंसर है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को जनरली बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कुकिंग और क्लीनिंग और मेडिसिन्स में भी यूज होता है। अब बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं और यह सोप मेकिंग और क्लीनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है जिसे सोडा ऐश या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। ये डिटर्जेंट और पानी को सॉफ्ट करने में यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया? कितने देश इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? इसका सही जवाब है 7। आइए इन सभी नाइबरिंग कंट्रीज, उनके बॉर्डर फैक्ट्स और उनसे जुड़े इंडियन स्टेट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान इंडिया के पश्चिम में स्थित है। इसके साथ हमारा बॉर्डर शेयर करता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इस बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं जो 1947 की पार्टीशन के टाइम ड्रॉ की गई थी। अगला है अफगानिस्तान। ये एक हिस्टोरिकल या नॉमिनल बॉर्डर है जो वाकन कॉरिडोर में आता है। आज की डेट में ये हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर आता है, इसलिए इंडिया को एक्सेस नहीं है। फिर भी एग्जाम में अफगानिस्तान को लैंड नाइबर काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना इंडिया का सबसे बड़ा नाइबरिंग कंट्री है। चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस बॉर्डर को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश वाली बॉर्डर को स्पेसिफिकली मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं नेपाल पर। इंडिया नेपाल बॉर्डर को एक ओपन बॉर्डर माना जाता है। यहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अगला है भूटान, जो इंडिया का सबसे छोटा नाइबरिंग कंट्री है। भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जो इंडिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 4096 किलोमीटर। ये दुनिया का 5वां सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाता है। बांग्लादेश बॉर्डर वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगता है। अंत में है म्यांमार। म्यांमार के साथ इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इस बाउंड्री को इंडो म्यांमार बॉर्डर कहते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, सबसे बड़ा नाइबरिंग कंट्री है चाइना और सबसे छोटा नाइबरिंग कंट्री है भूटान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय दादाभाई नौरोजी? दादाभाई नौरोजी ने इनमें से कौन सी किताब लिखी थी? इसका सही जवाब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्हें इंडिया का अनऑफिशियल एम्बेसडर और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कांग्रेस के फाउंडर मेंबर्स में से एक और ब्रिटिश पार्लियामेंट के फर्स्ट इंडियन एमपी थे। उनकी सबसे फेमस किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी किताब के लिए उनको ड्रेन थ्योरी के फाउंडर भी माना जाता है। ड्रेन थ्योरी का मतलब यह है कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत का धन, टैक्स और रिसोर्सेज निकालकर इंग्लैंड भेजा, जिससे इंडिया गरीब और ब्रिटेन अमीर होता गया। इस धन की एक्सट्रैक्शन को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टर्मरिक? हल्दी में कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है? इसका आंसर है कार्क्यूमिन। ये कार्क्यूमिन ही होता है जो हल्दी को पीला रंग देता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग क्वालिटीज होती हैं, इसीलिए आयुर्वेद में हल्दी को नेचुरल मेडिसिन माना जाता है। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। कैप्सियासिन, ये मिर्ची में होता है। मिर्ची की तीखाहट इसी केमिकल से आती है। कैरोटीन, ये कैरेट या ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल्स में मिलता है और विटामिन ए का सोर्स है। टार्टारिक एसिड, ये इमली, ग्रेप्स और कुछ फ्रूट्स में होता है और खाने में खट्टा टेस्ट देता है। अगला सवाल देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड द विजयनगर किंगडम इन 14th सेंचुरी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन सी डायनेस्टी ने की थी? इसका राइट आंसर है संगम डायनेस्टी। 14th सेंचुरी में साउथ इंडिया में एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर उभर कर आया जिसका नाम था विजयनगर। इस महान साम्राज्य की स्थापना 1336 सीई में दो भाई हरिहर फर्स्ट और बुक्का राय फर्स्ट ने किया था। ये दोनों संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, जिसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। अब बाकी ऑप्शंस को भी सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सुलवा डायनेस्टी ने संगम डायनेस्टी की पावर को रिप्लेस किया था। इसके बाद आई थी तुलवा डायनेस्टी और उसके सबसे फेमस रूलर थे कृष्णा देवराया। उनके शासनकाल को विजयनगर का गोल्डन एज माना जाता है। उसके बाद आई अराविदु डिनेस्टी। ये विजयनगर की लास्ट डिनेस्टी थी और एम्पायर के गिरावट के टाइम पर रूल में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राबी सीजन ऑफ एग्रीकल्चर बिगिंस इन अक्टूबर नवंबर एंड एंड्स इन? राबी सीजन अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और किस मंथ में जाके खत्म होता है? इसका सही जवाब है मार्च अप्रैल। इंडिया में 3 मेन क्रॉप सीजन होते हैं, खरीफ, राबी और ज़ैद। आइए तीनों को डिटेल में समझते हैं। राबी सीजन शुरू होता है अक्टूबर नवंबर में और फसल की हार्वेस्टिंग होती है मार्च अप्रैल के टाइम पर। राबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ये क्रॉप्स ठंडी हवा में अच्छे से ग्रो होते हैं और इन्हें पानी की ज़रूरत कम होती है। मेजर रबी क्रॉप्स में आते हैं गेहूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप है। इसके अलावा जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, राय और अलसी, ये सारे रबी क्रॉप्स में आते हैं। इन सब के इंग्लिश नेम्स को भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है खारिफ सीज़न, जो जून जुलाई से शुरू होता है और फसल काटा जाता है और सितंबर अक्टूबर में। इन क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि इन्हें रेनफॉल की ज़रूरत होती है। मेजर खारिफ क्रॉप्स में आते हैं राइस, जो सबसे इम्पोर्टेंट खारिफ क्रॉप है। इसके अलावा मेज़, ज्वार, बजरा, कॉटन, शुगरकेन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, अरहर और सीजमम। और जायद क्रॉप्स उन क्रॉप्स को बोला जाता है जो राबी और खरीफ के बीच वाले शॉर्ट पीरियड में उगाई जाती है, यानी अप्रैल से जून तक जायद क्रॉप्स उगते हैं। जायद क्रॉप्स को समर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ये फास्ट ग्रोइंग होते हैं और इन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मेजर जायद क्रॉप्स में आता है मास्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, पम्पकिन, बीटर गॉर्ड और मूंग। इसके अलावा फॉडर क्रॉप्स भी जायद क्रॉप्स में ही आता है, जो इंसान नहीं खाते हैं। ये सिर्फ गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को खिलाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट डिड पंजाब एबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल? पंजाब ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस डेट को एबोलिश किया? इसका सही जवाब है
1 जनवरी 1970। 1970 में पंजाब ने डिसाइड किया कि उन्हें सिर्फ एक ही हाउस रखना है, इसीलिए पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल को 1 जनवरी 1970 से खत्म कर दिया गया और पंजाब बाईकैमरल से यूनिकैमरल स्टेट बन गया। बाईकैमरल लेजिस्लेचर में दो हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहा जाता है और दूसरा लोअर हाउस जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहा जाता है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और यूपी में बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। अगला सवाल देखते हैं। Which union territory has minimum literacy rate as per 2011 सेंसस? 2011 सेंसस के हिसाब से किस यूनियन टेरिटरी की लिटरेसी रेट सबसे कम थी? इसका राइट आंसर है दादर एंड नगर हवेली। 2011 सेंसस के हिसाब से यहाँ की लिटरेसी लगभग 76% के आसपास थी। लिमिटेड एजुकेशन फैसिलिटीज होने के कारण ये लिटरेसी कम रही थी। 2011 सेंसस के दौरान रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर थे सी चंद्रमौली। इस टेबल से हम 2011 के सेंसस से जुड़े दूसरे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को भी देखेंगे। ये सारे फैक्ट्स भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश था, मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी था दिल्ली, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट था सिक्किम और लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी था लक्षद्वीप। इसके अलावा स्टेट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था मेघालय, लगभग 28% था, और स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ था नागालैंड, जिसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट था। तो ये चीज़ पूछा जाता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट वालों को ध्यान से देखिए क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट ग्रोथ रेट था दादर और नगर हवेली। यूनियन टेरिटरी विथ लोएस्ट और नेगेटिव ग्रोथ रेट था लक्षद्वीप। स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो था केरला, स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो था हरियाणा। यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो था पुदुचेरी और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाला यूनियन टेरिटरी था दमन एंड दीव। हाईएस्ट लिटरेसी रेट था केरला में और लोएस्ट लिटरेसी रेट था बिहार में। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला यूनियन टेरिटरी था लक्षद्वीप और जैसे कि हम देख चुके हैं लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला यूनियन टेरिटरी था दादर एंड नगर हवेली। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कनक रेले हु एस्टेब्लिश्ड द नालंदा डांस रिसर्च सेंटर वाज अ परफॉर्मर ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? कनक रेले कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म की परफॉर्मर थी? इसका सही जवाब है मोहिनीअट्टम। कनक रेले एक बहुत ही मशहूर क्लासिकल डांसर थी। उन्होंने नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की स्थापना किया था और मोहिनीअट्टम को रिवाइव करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मोहिनीअट्टम केरला की क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसे कनक रेले ने एकेडमिक और प्रोफेशनल लेवल पर पॉपुलर बनाया। इसके अलावा कथकली भी केरला की क्लासिकल डांस फॉर्म है। और ऑप्शंस में है मणिपुरी डांस, जो मणिपुर की क्लासिकल डांस है जिसमें राधा कृष्ण की स्टोरीज दिखाई जाती है। कथक उत्तर प्रदेश की क्लासिकल डांस फॉर्म है और सात्रिया आसाम की क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसके फाउंडर हैं वैष्णवाइट सेंट श्रीमंत शंकरदेव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द इंदौर घराना? इंदौर घराना किसने एस्टेब्लिश किया था? सही जवाब है उस्ताद आमिर खान। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में अलग अलग घराने मिलते हैं और इन्हीं घराना में से एक पॉपुलर घराना है इंदौर घराना। इस घराने की स्थापना की थी उस्ताद आमिर खान ने, जो 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े क्लासिकल वोकलिस्ट में से एक माने जाते हैं। अब ऑप्शंस में दिए गए दूसरे नामों को समझते हैं। उस्ताद घागे खुदा बख्श, ये ग्वालियर घराना के फाउंडर हैं। तानसेन मुगल राजा अकबर के कोर्ट में सिंगर थे और इनको मियाँ का टाइटल मिला था और उससे पहले तानसेन रेवा के राजा रामचंद्र सिंह को सर्व करते थे। भीमसेन जोशी किराने घराने की वोकलिस्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है? सही जवाब है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक नेचुरल रेड पिगमेंट है जो टमाटर, तरबूज, रेड गुआवा और पिंक ग्रेपफ्रूट जैसे फलों में पाया जाता है। यही पिगमेंट टमाटर को उनका डीप रेड कलर देता है। लाइकोपीन कैरोटीनॉइड फैमिली का हिस्सा है और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। अब बाकी ऑप्शंस को भी समझते हैं। लिमोनिन, ये साइट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू और संतरे में मिलता है। बीटा कैरोटीन, ये गाजर में होता है और उसका ऑरेंज कलर देता है। अलिजारिन, ये एक नेचुरल रेड डाई होता है जो कपड़ों को लाल रंग देने में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1976 द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A? 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के किस पार्ट में ऐड किया गया था? सही जवाब है पार्ट 4A। 1976 में इमरजेंसी के दौरान एक मेजर अमेंडमेंट पास हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
इसी अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। ये ड्यूटीज पार्ट 4A में रखी गई और आर्टिकल 51A के अंदर लिस्ट किया गया। अब ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं। पार्ट 6 में स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में डिटेल्स दिया गया है और पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट से रिलेटेड डिटेल्स दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पद्मा अवार्ड्स? पद्मा अवार्ड्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? इसका सही जवाब है पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, पद्माश्री। पद्मा अवार्ड्स भारत के सबसे प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड्स में से एक हैं। सबसे ऊपर होता है पद्मा विभूषण। ये भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने फील्ड में एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस दिया हो। इसके बाद आता है पद्मा भूषण। ये हाई लेवल नेशनल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, पर प्रेस्टीज में पद्मा विभूषण से एक स्टेप नीचे होता है। पद्माश्री पद्मा अवार्ड्स के रैंकिंग के ऑर्डर में लास्ट है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सोसाइटी में डिस्टिंग्विश सर्विस दिया हो। अगला सवाल देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज कूल माउंटेन क्लाइमेट ऑब्जर्व्ड? इंडिया के किस पार्ट में कूल माउंटेन क्लाइमेट देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है नॉर्थ। इंडिया के क्लाइमेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कूल माउंटेन क्लाइमेट, मतलब पहाड़ी मौसम। ये क्लाइमेट मेनली हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। सर्दियों में यहाँ लाइट टू हैवी स्नोफॉल होती है और गर्मी के सीजन में भी हवा ठंडी रहती है प्लेन एरियाज के मुकाबले। ये क्लाइमेट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में देखने को मिलता है। अब बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। साउथ इंडिया में ज़्यादातर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जो गर्म और ह्यूमिड होता है। ईस्ट इंडिया में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और मानसून भी उधर स्ट्रांग होता है। और वेस्ट इंडिया के स्टेट्स जैसे राजस्थान और गुजरात में डेजर्ट और सेमी एरिड क्लाइमेट्स डोमिनेट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल was introduced in Lok Sabha on 3rd August 2023, which amends the dash. फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 ने किस एक्ट को अमेंड किया है? सही जवाब है फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट 1948 इंडिया का वो ओरिजिनल कानून है जो फार्मासिस्ट्स की एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करता है। यही एक्ट डिसाइड करता है कि कौन फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकता है और किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। 2023 का अमेंडमेंट इसलिए लाया गया ताकि आयुष प्रैक्टिशनर्स के क्वालिफिकेशंस को भी लीगली रिकॉग्नाइज किया जा सके। साथ ही रजिस्ट्रेशन रूल्स को मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम के हिसाब से अपडेट किया गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये अमेंडमेंट 2023 को किस लिए लाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In 1928, who among the following wrote the Congress Party's Nehru Report, a future constitution for independent India based on the granting of dominion status? 1928 में कांग्रेस का नेहरू रिपोर्ट किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू। 1928 में भारत की आज़ादी की लड़ाई एक नई मोड़ पर आई जब कांग्रेस पार्टी ने अपना पहला देसी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, यानी भारत ब्रिटिश एम्पायर के अंदर तो रहेगा लेकिन अपने सारे इंटरनल मैटर्स खुद डिसाइड करेगा। ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट माना गया। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू जी, इसीलिए डॉक्यूमेंट का नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स कमेटी में थे, पर प्राइमरी ऑथर मोतीलाल नेहरू जी ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ व्हिच नोटेबल इंडियन पर्सनैलिटी? विंग्स ऑफ फायर किस इंडियन पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी है? सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस किताब में कलाम साहब ने अपनी सिंपल बचपन, रामेश्वरम की गलियों से लेकर इसरो और डीआरडीओ तक के अपने साइंटिफिक सफर को बताया है। कलाम जी की लिखी हुई अन्य इंपॉर्टेंट किताबें हैं इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट्स, माई जर्नी, ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी और मिशन इंडिया। अब ऑप्शंस को देखते हैं। किरण बेदी एक आईपीएस ऑफिसर थे और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे 2016 से 2021 के बीच। उनकी दो फेमस किताबें हैं आई डेयर किरण बेदी और क्रिएटिंग लीडरशिप। अरुंधति रॉय एक नॉवेलिस्ट हैं और उनकी फेमस किताबों में से एक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला था 1997 में। इसके अलावा उनकी पॉपुलर किताबें हैं द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, वार टॉक और लिसनिंग टू ग्रासहोफर्स। रतन टाटा की फेमस किताबें हैं द टाटा ग्रुप फ्रॉम टॉर्च बियरर्स टू ट्रेल ब्लेजर्स, रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी और द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा। अगला सवाल देखते हैं। द टर्म फुट फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? फुट फॉल्ट किस गेम से एसोसिएटेड है? सही जवाब है टेनिस। टेनिस में फुट फॉल्ट तब होता है जब सर्वर का पैर सर्व करने से पहले बेसलाइन को छू ले या उससे आगे निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Rudrasena II of which of the following dynasties married Prabhavati Gupta, the daughter of Chandragupta II of the Gupta dynasty? रुद्रसेना सेकंड किस डायनेस्टी से संबंधित था जिसने गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्त से शादी किया था? इसका सही जवाब है वकटक डायनेस्टी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड और रानी कुबेरंगना की बेटी थी। उनकी शादी रुद्रसेना सेकंड से हुई जो वकटक डायनेस्टी के रूलर था। ये विवाह रुद्रसेना के पिता पृथ्वी सेना के शासनकाल में हुआ था। इस शादी से गुप्त और वकटक के बीच पॉलिटिकल और मिलिट्री संबंध मजबूत हुए थे। रुद्रसेना सेकंड का शासन सिर्फ 5 साल चला था। उसकी मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने अपने नाबालिग बेटों के प्रतिनिधि बनकर राज्य संभाला था। वकटक डायनेस्टी ने 3rd से 5th सेंचुरी सी तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर शासन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलॉइड? इनमें से कौन सा एलिमेंट एक मेटलॉइड है? सही जवाब है सिलिकॉन। मेटलॉइड के प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच होते हैं। ये मेटल जैसे चमकीले होते हैं लेकिन नॉन मेटल जैसे ब्रिटल भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को मॉडरेटली कंडक्ट भी करते हैं। इसी को सेमीकंडक्टर बिहेवियर कहते हैं। अब सिलिकॉन के कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 14 है, रंग में ग्रेइश ब्लू है और चमकीला होता है, ब्रिटल सॉलिड होता है, ना हार्ड ना सॉफ्ट, और एक सेमीकंडक्टर जैसा काम करता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है जो ग्लास, सीमेंट और सेरामिक्स का मेन हिस्सा होता है। सिलिकॉन को यूज किया जाता है कंप्यूटर चिप्स, माइक्रोप्रोसेसर्स, आईसी और ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए। सोलर पैनल्स और सोलर सेल में भी यूज होता है। ग्लास, सीमेंट और सेरामिक्स में सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेन इंग्रेडिएंट होता है। एल्यूमिनियम सिलिकॉन एलॉय में सिलिकॉन यूज होता है और सिलिकॉन रबर, ऑयल और पॉलीमर बनाने के लिए भी सिलिकॉन का यूज किया जाता है। दुनिया में सिलिकॉन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है जो ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 70 to 80% हिस्सा प्रोड्यूस करता है। जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर मेटलॉइड है। पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता था लेकिन अब सिलिकॉन को ज्यादा यूज किया जाता है। पीरियोडिक टेबल में मेन मेटलॉइड्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हिच कंट्री हैज द रिपब्लिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन बोरोड फ्रॉम? भारत के संविधान में रिपब्लिक का फीचर किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? इसका सही जवाब है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक का मतलब होता है देश का हेड चुनाव से आता है, विरासत से नहीं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से भारत ने और भी फीचर्स लिए हैं जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये तीनों शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखे गए हैं। ऑप्शंस में दिए गए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया फीचर्स है डीपीएसपी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीका और नॉमिनेशन टू राज्यसभा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, स्पीकर का पद, बाई कैमरल लेजिस्लेचर और रिट्स का कॉन्सेप्ट। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए फीचर्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की फ्रीडम। इन सारे चीज़ों को समझने के लिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक और हाइप करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following departments of Delhi Sultanate was reorganized by बलबान? दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग बलबान द्वारा रीऑर्गेनाइज किया गया था? इसका राइट आंसर है दीवान अर्ज। दीवान अर्ज दिल्ली सल्तनत का मिलिट्री डिपार्टमेंट था। इसका काम था सेना की रिक्रूटमेंट, सिपाहियों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, सैलरी देना और हथियारों और घोड़ों का इंस्पेक्शन करना। बलबान ने डिसिप्लिन को बहुत सख्त बनाया, फर्जी सैनिकों को हटाया और आर्मी को सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में लेकर आया। अब दिल्ली सुल्तानेट के अदर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। दीवान रिसालत, दीवान इंशा और दीवान काजा, इन तीनों को इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। दीवान रिसालत धार्मिक और फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट था। दीवान इंशा चिट्ठी लिखने और भेजने का डिपार्टमेंट हुआ करता था, यानी इसको रॉयल पोस्टल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। और दीवान काजा न्याय का डिपार्टमेंट था। दीवान मुश्तकराज पेंडिंग रेवेन्यू वसूल करने का डिपार्टमेंट था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया था। दीवान कोही एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। दीवान इश्तियाक, दीवान बंदगा और दीवान खैरत, इन तीनों का इंट्रोड्यूस किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवान इश्तियाक पेंशन देने का डिपार्टमेंट था, दीवान बंदगा गुलामों का डिपार्टमेंट था और दीवान खैरत चैरिटी का डिपार्टमेंट था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ बैम्बू फ्लूट? इनमें से वर्ल्ड फेमस बांसुरी वादक कौन है? सही जवाब है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया दुनिया के सबसे मशहूर बांसुरी वादक माने जाते हैं। शुरू में ये रेसलिंग में इंटरेस्टेड थे लेकिन बाद में म्यूजिक की तरफ आए। ये अन्नपूर्णा देवी के शिष्य रहे जो बाबा अलाउद्दीन खान की बेटी थी। हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी को फोक इंस्ट्रूमेंट से उठाकर इंटरनेशनल क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाया। इन्होंने वृंदावन गुरुकुल म्यूजिक एकेडमी की स्थापना की।
इनको मिल चुके प्रमुख अवार्ड्स हैं पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और साथ ही कई इंटरनेशनल ऑनर्स और डॉक्टरेट्स। बाकी ऑप्शंस में है एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ये एक कर्नाटक क्लासिकल सिंगर थी। ये यूनाइटेड नेशंस में परफॉर्म करने वाली पहली इंडियन आर्टिस्ट बनी। इनको भारत रत्न, पद्मा भूषण और रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। रविशंकर दुनिया के सबसे मशहूर सितार मेस्ट्रो थे। इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को फेमस किया था। इनको भारत रत्न, पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण और मल्टीपल ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के महान आर्टिस्ट थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई थी। इनको भी भारत रत्न, पद्मा भूषण और पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राष्ट्रकूटा किंग? एलोरा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूटा शासक के शासनकाल में बनाया गया था? सही जवाब है कृष्णा प्रथम। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का शासन 753 सी से लेकर 973 सी तक चली थी। उनका राज साउथ और सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ था। उनका कैपिटल था मनियाखेत। प्रमुख धर्म थे शिवाइज्म, वैष्णविज्म और जैनिज्म, और प्रमुख लैंग्वेजेस थे संस्कृत और कन्नड़। अब बात करते हैं कृष्णा प्रथम की, जिन्होंने ये कैलाश टेम्पल बनवाया था। इनका शासनकाल 756 से 774 सी तक चला था और ये मंदिर एक सिंगल पत्थर को काटकर बनाया गया था। भगवान शिव को समर्पित है और रॉक कट आर्किटेक्चर का पीक या बेस्ट एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा कृष्णा फर्स्ट ने साउथ पर कंट्रोल को मजबूत बनाया, हिंदू टेम्पल्स को सपोर्ट किया, स्टोन आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया और एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्ट्रांग बनाया। अदर ऑप्शंस में है इंदिरा थर्ड, जिन्होंने कन्नौज पर अटैक किया था। इन्होंने प्रतिहारा डायनेस्टी को हराया था और गंगा यमुना क्षेत्र पर कब्जा जमाया था। गोविंदा थर्ड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग माने जाते हैं। उन्होंने साम्राज्य को नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में कावेरी नदी तक फैलाया था। इन्होंने पाला और प्रतिहारा जैसे डायनेस्टीज को हराया था। अमोघा वर्ष राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजा थे। इन्होंने कवि राजमार्ग लिखा था, जो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है कन्नड़ लैंग्वेज में। इन्होंने जैन धर्म और एजुकेशन को बढ़ावा दिया था और इनका शासन काफी पीसफुल रहा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। With reference to Sepoy Mutiny of 1857, on which of the following dates did the soldiers at Meerut start their journey to Delhi? 1857 के सिपाही म्यूटिनी के दौरान मीरठ के सिपाही किस तारीख को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे? इसका सही जवाब है 10 मई। 1857 का रिवोल्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी चैप्टर है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट और क्विक तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे नाम का एक सिपाही ने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला कर दिया और अपने साथियों को भी अंग्रेजों को मारने के लिए भड़काया। लेकिन अंग्रेजों ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। ये खबर फैली और बाकी रेजिमेंट के इंडियन सोल्जर्स भी भड़के। फिर 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही ने अंग्रेज के खिलाफ बगावत करके उसी रात दिल्ली की तरफ मार्च स्टार्ट किया और वहां जाकर उन्होंने लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्परर घोषित कर दिया। इसी घटना को 1857 की सिपाही म्यूटिनी का ऑफिशियल स्टार्ट माना जाता है। अब समझते हैं कि ये रिवोल्ट हुआ क्यों था। ब्रिटिश की एनेक्सेशन पॉलिसीज जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने इंडियन रूलर्स को पहले ही ऑफेंड किया हुआ था। ज्यादा टैक्स और लैंड रेवेन्यू सिस्टम जैसे परमानेंट सेटलमेंट से कॉमन लोग और किसान परेशान हो चुके थे। इन सब के चलते किसान, कलाकार और सिपाहियों का आर्थिक शोषण हो रहा था। इंडियन सोल्जर्स को रेस्पेक्ट भी नहीं मिलता था। इसके अलावा जो मेन रीजन था जिससे सिपाही म्यूटिनी ट्रिगर हुआ, वो ये था कि एक नया एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसकी गोली को दांत से काटना पड़ता था और उस गोली में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। फिर भी इंडियन सोल्जर्स को ये राइफल यूज करने के लिए मजबूर किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। इसीलिए उन सिपाहियों ने बगावत कर ली और ये आंदोलन कानपुर, लखनऊ, झांसी और बरेली तक फैल गया था। इस रिवोल्ट के प्रमुख नेता थे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तात्या तोप कानपुर से, कुंवर सिंह बिहार से, अवध से बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर दिल्ली से मेन लीडर बने थे। 1857 की इस क्रांति से क्या इम्पैक्ट हुआ, आइए समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और इंडिया पर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू हुआ। मुगल डायनेस्टी का अंत हो गया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया और रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की नींव बनी। लेकिन 1858 तक ब्रिटिश ने रिवोल्ट को पूरी तरीके से दबा दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which is the national mission for financial inclusion to ensure the access to financial services such as a savings account, credit, insurance, etc. in an affordable manner? आपको बताना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सी योजना है जो अफोर्डेबल तरीके से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराती है। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना से इंडियन सिटीजन्स को बेसिक सेविंग्स अकाउंट,
डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर, लोन, इंश्योरेंस और पेंशन जैसे सुविधाएं एफोर्डेबल कॉस्ट पर मिलती हैं। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 2014 में। इस योजना की मेन ऑब्जेक्टिव थी बैंक अकाउंट से वंचित लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाना, गरीब लोगों का मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंसी कम करना और गवर्नमेंट सब्सिडी को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भेजना। इस योजना के तहत 50 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुले गए, जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा दी गई, रुपए क्रेडिट कार्ड, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स लोगों को फ्री में मिले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज नॉट रिटन बाई हर्षवर्धन? इनमें से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? सही जवाब है विक्रम और वस्यम। विक्रम और वस्यम हर्षवर्धन द्वारा लिखा नहीं गया था, ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा। हर्षवर्धन को हर्ष भी कहा जाता है। इनका शासन 606 सी से 647 सी तक चला था। ये नॉर्थ इंडिया के एक महान शासक थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। चाइनीज ट्रैवलर शुआनज़ैंग इनके दरबार में आए थे, जिसे ह्यूएन सैंग के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी से संबंधित थे, जिसे वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है। हर्षवर्धन के जीवन को हर्ष चरित्र में उनके कोर्ट पोएट बनाबट्टा ने डिस्क्राइब किया हुआ है। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, जो बाकी ऑप्शंस में दिए गए हैं। रत्नावली एक प्रेम कथा पर आधारित थी, प्रियदर्शिका राजमहल और प्रेम से जुड़ी कहानी थी, और नागानंद बुद्धिस्ट करुणा और त्याग से संबंधित थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कंट्री इन विच बुद्धिज्म वॉज प्रोपेगेटेड आउटसाइड इंडिया इज? भारत के बाहर सबसे पहले किस देश में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को दुनिया में फैलाने का बहुत बड़ा योगदान किया था। इसी के लिए उन्होंने अपने पुत्र महिंदा को श्रीलंका भेजा था, और श्रीलंका के राजा देवनामपिया तिसा ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। इसी वजह से श्रीलंका पहला देश बना जहां इंडिया के बाहर बुद्धिज्म फैला। और बाकी ऑप्शंस में से चाइना में बुद्धिज्म सबसे पहले आया, उसके बाद साउथ कोरिया में फैला, और फिर चाइना और कोरिया के थ्रू बुद्ध धर्म जापान तक पहुंचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन था? इसका सही जवाब है बृहद्रथ। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इस वंश का सबसे महान शासक अशोक को माना जाता है। मौर्य डायनेस्टी का शासन लगभग 322 बीसी से 185 बीसी तक चला था। इसका अंत बृहद्रथ के मरने के साथ हुआ था। बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया था, जिससे मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हुई। बाकी ऑप्शंस में है बिंदुसार, जो अशोक के पिता थे, दशरथ अशोक के पोते थे, और धनानंद नंदा डायनेस्टी का आखिरी राजा था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच बुक वर मेनी ऑफ चंद्रगुप्त आइडियाज रिटन डाउन? चाणक्य के विचारों को किस पुस्तक में लिखित रूप में दर्ज किया गया है? इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। और ऑप्शंस में है पुराणास, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, इनका रिलेशन पॉलिटिकल थ्योरी से नहीं है, और राजा तरंगिनी कल्हना द्वारा संस्कृत में लिखी गई कश्मीर की हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। अगला सवाल है, हु इज द फर्स्ट तीर्थंकर? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब है ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव को जैनिज्म धार्मिक परंपराओं का फाउंडर माना जाता है। उनके इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है अहिंसा, सत्य, त्याग और राइट वे ऑफ लिविंग। और ऑप्शंस में है नेमिनाथ, ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, और वर्धमान महावीर, जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन? इनमें से कौन सी किताब हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी? इसका सही जवाब है कदम्बरी। कदम्बरी को हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट बनाबट ने लिखा था। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। इनके बारे में हमने पिछले क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आगे चलते हैं। कालीबंगन द इंडस साइट इज इन व्हिच स्टेट? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कालीबंगन साइट किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है राजस्थान। कालीबंगन गगर रिवर के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। यहाँ पर प्लाउड एग्रीकल्चरल फील्ड्स के सबूत, फायर ऑल्टर्स के अवशेष और एक प्लांट सेटलमेंट का उदाहरण मिलता है। आप देख पा रहे होंगे मैप में इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट्स को मार्क किया हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, और इसी तरह क्वेश्चंस, मैप्स और डिस्क्रिप्शंस के साथ पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। उसे भी ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। सोनागिरी इज ए पिलग्रिमेज साइट फॉर व्हिच रिलीजियस कम्युनिटी? सोनागिरी किस धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? इसका सही जवाब है जैन्स। सोनागिरी मध्य प्रदेश में है। यहाँ बहुत सारे जैन मंदिर स्थित हैं। ये मुख्यतः चंद्रप्रभा को समर्पित है, जो जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर माने जाते हैं।
और ये जैन धर्म के दिगंबर ट्रेडिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है विश्वामित्र। ये मंत्र ऋग्वेद में लिखा हुआ है और सविता डेटी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following sites was discovered by जेपी जोशी? आपको बताना है इनमें से कौन सा साइट जेपी जोशी द्वारा डिस्कवर किया गया था, और इसका सही जवाब है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967 में की थी। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रमुख साइट है और रन ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है। इसके की फीचर्स हैं एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मैसिव स्टोन आर्किटेक्चर और इसका यूनिक अर्बन प्लानिंग सिस्टम। धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। बाकी ऑप्शंस में है लोथल, जिसको एसआर राव ने खोज किया था 1954 में। चन्हुदारो की खोज एनजी मजूमदार ने 1931 में किया था और बनावली का एक्सकेवेशन आरएस भिष्ट ने 1973 में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following sites is a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन बिहार? इनमें से कौन सी साइट बिहार में स्थित एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? इसका सही जवाब है महाबोधि विहार। ये बिहार के बोध गया में स्थित है। इस जगह पर गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। इसको 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा बिहार का दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नालंदा यूनिवर्सिटी रूइंस, जिसको 2016 में इंक्लूड किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द कंदारिया महादेव टेम्पल लोकेटेड एट खजुराहो वॉज बिल्ड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर इनमें से किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है विद्याधर। विद्याधर एक चंडेला शासक थे। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1025 सी के आसपास माना जाता है। ये मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है और नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। चंडेला डायनेस्टी ने सेंट्रल इंडिया के बुंदेलखंड रीजन पर शासन किया था। इनका शासनकाल लगभग 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी सी तक रहा। ये वंश खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। इस टाइगर रिजर्व का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य की रानी थी जो मुगलों से गोंडवाना की रक्षा करते हुए 1564 में वीरगति को प्राप्त हुई। ये चंडल डायनेस्टी की राजकुमारी थी जिनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ था। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिलाकर बनाया गया है, नोरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वीरंगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शंस में से उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सातकोसिया टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करालाउली टाइगर रिजर्व। और गुजरात में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which day is observed as the International Day of Education every year? हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 24 जनवरी। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस ने 2018 में घोषित किया था। इस दिन का ऑब्जेक्टिव है ये हाईलाइट करना कि शांति और विकास के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है। इस दिन से इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी लर्निंग और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। इंडिया में 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी? सही जवाब है अन्ना राजम जॉर्ज। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर थी। उनका सिलेक्शन 1951 में हुआ था मद्रास केडर से। किरण बेदी इंडिया की पहली महिला आईएएस ऑफिसर रही थी। अगला सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सही जवाब है अंकोर वट, जो कंबोडिया में है। अंकोर वट दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मोनूमेंट माना जाता है। इसका निर्माण 12th सेंचुरी सी में किया गया था। ये एक हिंदू मंदिर था जो विष्णु भगवान को समर्पित था, लेकिन बाद में बुद्ध धर्म से भी जुड़ गया। अंकोर वाट को खमेर आर्किटेक्चर में बनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। Which was the first country to conduct civil services competitions? सिविल सर्विसेज के लिए सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस किस देश ने शुरू किया था? इसका सही जवाब है चाइना। चाइना में इस सिस्टम को इंपीरियल एग्जामिनेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हान डायनेस्टी से हुई थी। ये पूरा सिस्टम मेरिट एजुकेशन और कन्फ्यूशियन फिलोसफी पर बेस्ड था। अगला सवाल देखते हैं। वेयर इज द घना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? घना बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सही जवाब है राजस्थान। इसे केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान के भरतपुर पर स्थित है। इसको 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अगला सवाल है, विच इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का जंक्शन पॉइंट कौन सा है? मतलब ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर आके मिलते हैं?
इसका सही जवाब है नीलगिरी हिल्स। ये पहाड़ी तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पर फैला हुआ है। दोवा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। टूरिस्ट स्पॉट ऊटी भी नीलगिरी पर ही स्थित है। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब है अमर्त्य सेन। उन्हें नोबेल प्राइज 1998 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी और फेमिनिन स्टडीज और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स के लिए जाना जाता है। इनके अलावा अभिजीत बनर्जी को भी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 2019 में। अगला सवाल देखते हैं, वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है असम। यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसरस की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। काजीरंगा को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था 1908 में। 1950 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में और 1985 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था काजीरंगा को। इसके अलावा इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था 2006 में, ये भी याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है? इसका सही जवाब है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के दो मेन फॉर्म्स होते हैं, विटामिन डी2 जिसको आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है और विटामिन डी3 जिसको कोल कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शंस में है थियामाइन जो विटामिन बी1 है, राइबोफ्लेविन है विटामिन बी2 और एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन सी को। तो दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 स्टैटिक जीके एमसीक्यूज का सेट 1। उम्मीद है आपको इन सारे क्वेश्चंस के अराउंड कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हाइप करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस किसी और टॉपिक पर भी बनाएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।